तो सामने फ्रंट में देखकर आपको पता चल गया होगा, नवबोध अर्थशास्त्र का बुक है मेरे पास, कक्षा 11वीं। कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हैं, इतने सारे दिए हैं कि अगर आप केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लें तो आप पास हो सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। फिर थ्योरी भी आएगा, तो क्या थ्योरी क्या प्रैक्टिकल जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो कक्षा 11वीं के कॉमर्स के अर्थशास्त्र के लिए, साथ ही साथ जो बच्चे एम.कॉम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सेकेंड ईयर में स्टैटिक्स पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप माध्य माध्यिका, बहुलक, सूचकांक, गुणांक, विचलन, चतुर्थक विचलन, काले कृति, स्पेयरमैन कृति, सब कुछ देखेंगे डिटेल से। तो आपको भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन बनाना है। इकोनॉमिक्स में अगर आपने आर्ट्स लिया है तब भी आपका इकोनॉमिक्स होगा, कॉमर्स लिया तब तो होगा ही होगा। तो इन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत करीब है और कई लोगों का तो स्टार्ट भी हो चुका है, इकोनॉमिक्स होने वाला है कल परसों, इसलिए ऐसे में आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पृष्ठ नंबर 256 में उदाहरण नंबर 2, जिसमें लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1998 को आधार मानकर 1989 के लिए मूल्यानुपात सरल माध्य रीति द्वारा निर्देशांक बताइए। ठीक है, मूल्यानुपात रीति द्वारा कीमत निर्देशांक की गणना करते समय आपको 4 कॉलम बना लेना है। 3 कॉलम आपको पहले से दिया रहेगा। पहले कॉलम होते हैं वस्तुओं का नाम ABCD, अलग अलग नाम। फिर होता है कीमत, तो एक 98 में 10 साल पहले, 5 साल पहले का मूल्य दिया रहेगा, एक कुछ साल बाद का मूल्य दिया रहेगा। तो एक है 1988 का मूल्य, एक है 1990 का मूल्य। ठीक है, 10 साल 12 साल के गैप होते हैं, कई में 2 साल का गैप होता है। तो 88 में 2 देंगे तो 90 होगा। तो 2 साल पहले 2 साल बाद के मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ वो दिया हुआ है। तो ए वस्तु 2 साल पहले 12 रुपये में बिकती थी, वो अब 15 रुपये में बिकने लगी। बी वस्तु 25 में बिकता था, 20 में बिकने लगा। और सी वस्तु 10 में बिकता था, 12 में बिकने लगा। जो 5 का था वो 10 और जो 6 का था वो 15 में बिकने लगा। तो देखेंगे ज़्यादा मूल्य में परिवर्तन इनमें हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलम वस्तुओं का, दूसरा कॉलम कीमत का रहेगा, जिसमें से एक 1988 का और एक 1989 का। ठीक है, उसको आप 90 लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं दिया है। अब चौथा जो कॉलम बनता है वहां पर हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, किसका? अभी 1990 में क्या मूल्य रहा, उसका बेस क्या था, उन दोनों को भाग करके हम प्रतिशत निकालते हैं। तो प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है जितने का वृद्धि हुआ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय तो नहीं है, तो पहले वाले साल के पैसे को क्रय मानकर आपको नीचे में रखना है, इसलिए 12 देखिए नीचे में है। और दूसरे साल में जितना उसकी वृद्धि हुआ है वो टॉप में रहेगा। गुणा करना है 100 में सभी का, तो सभी में देखिए 100 का गुणा हुआ है। और ये सामने की जो संख्या सब आधार है, पहले वाले में 12 आधार है, दूसरे वाले में 25 आधार है, मतलब नीचे है। 10 नीचे है, 5 नीचे है, 6 नीचे है। तो जब भी जिस वर्ष का निकालेंगे वस्तु A का, B का, C का, D का, E का, उस समय आपको पहले वाले 1988 का जो मूल्य है उनको नीचे में रखना है और बाद वाले को ऊपर में रखना है और 100 का गुणा सब में करना है। बस काटने में आपसे गलती नहीं होना चाहिए, फिर आपका आंसर आप फटाफट ला सकते हैं। तो जब मुझे 12 और 15 का परसेंट निकालना है तो पहले वाले कॉलम को मैंने बोला नीचे में रखना है और दूसरे वाले के वैल्यू को ऊपर में रखना है और अब 100 का गुणा कर देना है। तो 3 पंचे 15, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 और 100 जब आपस में कटते हैं ना तो 100 कट के 25 आता है, क्योंकि 4 से भाग देना मतलब 100 के 4 टुकड़े करना। तो 100 का आधा 50 होता है, 50 का आधा 25, तो 25 बच गया 100 से भाग देने के बाद, मतलब 100 को 4 से भाग देने के बाद आप 5 और 25 का गुणा करना है, तो 5 25 में 125 होता है। इसलिए आप देख सकते हैं पहला जो निकला है ना मूल्यानुपात हुआ 125 निकला। अब इसी तरह से दूसरा निकालना है, तो दूसरा 25 से 20 है, तो ये 25 को नीचे, 20 वाले को ऊपर, सेकंड वाले को हमेशा टॉप में रखना है। फिर 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 20 चौक 80 होता है। क्लियर है? इसी तरह से आप पूरा 5 साल का निकालेंगे
अब ये आपने बनाना सीख लिया चारों कॉलम, तो अब लास्ट बताता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए आते हैं, 4 से 5 नंबर वाले, ठीक है। टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कितने नंबर के लिए देते हैं, और ये आता है इसलिए मैं इसको भी बता रहा हूँ, ठीक। अब अगला काम क्या है, यहाँ पर कुल देख लेना है कितनी वस्तुएं हैं, तो कुल ABCD करके 5 वस्तुएं हैं, और यहाँ पर इनका टोटल करना है जो कि आपका मूल्य अनुपात है, जो कि है 775। अब हमें क्या करना है, मूल्य अनुपात का जो भी आपने योग निकाला और जो पदों की संख्या दोनों को भाग करना है, तो 755 और 5 आपस में भाग हो करके आपका जो आंसर बचा वो है 155.5, ठीक है। ये आपको 5 के पाड़े से भाग देना है 755 को, 75 को, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 पंचे 25, 155 आपका आंसर है, ठीक है। नो डाउट, बस फार्मूला में ये जो दिया है ना उसको उतार लेना कि आपने जो निकाला ना ये ऊपर में बेस रख करके P0 नीचे, P1 ऊपर, इंटू 100, ये आप इसको नाम देकर कैसा लिख के पूरा बना सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा fx कुछ बोल देना तब भी चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उस फार्मूले को यहाँ पुट करके मान भर के इसको आपको बनाना होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है। ऐसे आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, इसको आप बना करके देखिए और आपका आंसर आ रहा है कि नहीं मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पृष्ठ नंबर 256 में 2 ही एग्जाम्पल हैं, उदाहरण 2 और 3, जिसमें से दूसरा मैंने बता दिया, तो तीसरा आपको बना के देखना है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिए तो अब दूसरा जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्पेयरमैन की रीति और कार्ल पियर्सन की रीति को समझना। इसमें से सबसे सरल होता है स्पेयरमैन की रीति, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा फार्मूला देते हैं और इससे भी आंकड़ों की कोटि अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब गणना करने के लिए जो भी हमें समंक दिए गए हैं उससे एक निश्चित मान हम इसमें निकाल लेते हैं, और ये विधि सरल है, व्यवहारिक है, इसलिए इनकी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो चलिए देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ भी आएगा। श्रेणी अंतर रीति द्वारा निम्न समंकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, या स्पेयरमैन की रीति द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये 2 तरह से इसको पूछा जाएगा बोल करके, ठीक है। तो ये याद रखना है, श्रेणी अंतर रीति द्वारा। अब इसमें कोटि उटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर एक शब्द बदलेंगे तो उसके बनाने की विधि बदल जाती है, इसलिए प्रश्नों को ही अच्छे से पढ़ के जाना मेरे दोस्तों, वरना आप सबसे गलती हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया x में आपको कुछ वैल्यू दी है इस तरह से, और y में 2 x y बने रहेंगे, या आकार विकार जो भी नाम से देगा, 2 चीज़ें होंगी। याद ये रखना है वर्ग अंतराल में नहीं होंगे, जैसे 0 से 10 होता है, 10 से 20 होता है ना, वैसे नहीं होगा। बस कुछ भी मान लिखा होगा, 100, 50, 25, 80, 90, 70 जो भी है, नीचे ऊपर दोनों में। हमें करना क्या है, हमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाना है, जिसमें पहले वाले मान को पहले वाले कॉलम में लिखेंगे और उसको x श्रेणी बोलेंगे। इसी की सहायता से इसका दूसरा कॉलम बनता है, जिसको x श्रेणी का रैंक बोलते हैं, या उसको क्रम बोल सकते हैं, रैंक इंग्लिश में बोला जाता है, इसलिए R1 बोला है। फिर वैसे आप दूसरे श्रेणी को तीसरे नंबर पे लिखेंगे और इसी के बगल में इसका रैंक निकालेंगे, 4 बन जाएगा। आगे क्या है मैं समझाता हूँ, पर पहले इसी को समझ लें। तो पहला स्टेप, पहला कॉलम बना के दूसरे कॉलम को छोड़ना है और उसमें क्या लिखना है वो बताता हूँ। तो देखो, पहले कॉलम में तो हम पहला वाला मान को लिखेंगे जो इसमें प्रश्न में खुद दिया है, 75, 88, 95, 75, 88, 95 पूरा 50 तक, ये पूरा 50 तक, ठीक। अब करना क्या है, इस नंबर में देखना है, इस दिए हुए नंबर में कि सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। तो देखिए 75, 88, 95 में सबसे बड़ा तो मुझे 95 ही दिख रहा है, तो 95 जो सबसे बड़ा है उसको 1 देना है। 1 का मतलब ये कि यहाँ पर सबसे बड़ा है वो सबसे पहला नंबर प्राथमिकता प्राप्त करेगा, तो सबसे बड़ा 95, तो उसको हमने 1 दे दिया। अब हमें देखना है 95 से जस्ट छोटा कौन है, तो 95 से जस्ट छोटा मुझे 88 दिख रहा है, फिर 81 दिख रहा है, फिर 80 दिख रहा है। तो देखिए 88 को हमने 2 दिया कि वो 95 से छोटा है, वो दूसरे स्थान पे आता है इसलिए उसको 2। इससे छोटा 81 है, उसको तीसरा स्थान देंगे। तो जो सबसे बड़ा है उसको 1, उससे छोटा को 2, उससे छोटा को 3, उससे छोटा को 4, उससे छोटा को 5, उससे छोटा को 6 नंबर देना है। तो देखिए 95 को पहला, 88 को दूसरा, 81 को तीसरा, 80 को चौथा, इसके बाद मेरे ख्याल से 75 है, तो 75 को 5वां है ना, 70 को 6वां, और उससे भी छोटा शायद 60 है, फिर 50 है, तो 60 को 7वां और 50 को 8वां। क्लियर है।
इतना तो कर लोगे ना। स्पेयरमैन की रीति में यही करना है, कोटि अंतर मतलब यही होता है, ठीक है। मतलब रैंक निकालना मतलब यही होता है कि दिए हुए आंकड़ों में सबसे बड़े को 1 दे दो, उससे छोटे को 2 दे दो, उससे छोटे को 3 दे दो। सेम चीज़ यहाँ भी करो, देखो यहाँ भी सेम होगा। जो दूसरा कॉलम दिया है ना 120 134 करके 100 तक का, उसी को यहाँ तीसरे नंबर में वाई श्रेणी बोल के लिखना है, और इसको लिखना है वाई श्रेणी का क्रम R2, इसको R1 बोल रहे हैं, इसको R2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, सबसे बड़ा कौन है देखना है। तो सबसे बड़ा मेरे को 150 दिख रहा है, इसलिए उसको 1 कहा गया है। 150 से छोटा बच्चों 142 है, ये इसको 2 दिया है। उससे छोटा 140 है, उसको 3 दिया है। अब इन दोनों से छोटा 140 से छोटा 134 है, उसको 4 दिया है। अभी 134 से छोटा 130 होना चाहिए था, लेकिन 130 नहीं है, तो 120 को 5वें नंबर दिया है। इस तरह से जो छोटे 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 हैं सबको क्रम दे देंगे। तो ये आपको R1 R2 निकालना आना चाहिए। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लो, और नहीं है ना तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये R1 R2 निकालना सीख गए। अब उन्हीं दोनों को घटाना है और 5वां कॉलम बनाना है, जिसको R1 माइनस R2 बोलते हैं। बराबर है जो निकलेगा उसको D बोलते हैं। एक्स और वाई के श्रेणी क्रमों में अंतर, शुद्ध हिंदी में ये बोलना है, और आप शॉर्ट में इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। R1 माइनस R2 बराबर D निकालना है हमें। इन दोनों को घटाना है। 5 में 5 गया 0, 2 और 4 घटेगा तो -2। कैसे? देखिए ये छोटा ये बड़ा है, तो जब आप 2 में 4 घटाएंगे ना तो बड़ी संख्या माइनस है, तो आंसर में माइनस लगाना है। लेकिन अगर ये ऐसे घटता तो ये +2 रहता। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, बड़ी संख्या में माइनस लगा हो तो चिन्ह आंसर में भी माइनस लगाना होता है, पर छोटी संख्या में माइनस लगाओ तो कोई मतलब नहीं, इसके सामने प्लस है तो यहाँ भी प्लस, ठीक है। क्लियर है? चलिए 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 4 में 3 गया +1 क्योंकि अब ये बड़ा है, 3 में 2 गया +1, 8 में 8 गया 0। अब जो D निकला है उसका स्क्वायर करना होता है, इसलिए D का स्क्वायर बोलते हैं। जो क्रम अंतर आया उनका वर्ग करने पर, तो 0 का वर्ग 0 रहेगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगाना, इस तरह से। घात 2 मतलब -2 2 बार है, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाते हैं, और 2 दूनी कितना होगा, गुणा करने पर 4, इसलिए +4 आपका आंसर है। इसी तरह सबका वर्ग कर लेना, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 रहेगा। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल 6 आ रहा है, ठीक। तो पहला काम था कॉलम को समझना कैसे बनता है, इनका क्रम दे करके R1 R2 निकालना है, इन दोनों को घटा के D निकालना है, D का घात 2 करना है, वर्ग करने पर आपका 6वां कॉलम D² बनेगा। जब कॉलम बनाना सीख लियो तो आपको पदों का योगफल, पदों की संख्या को काउंट करना है, कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 करके 8 पद हैं, इसलिए n बराबर 8 आपको एक जगह भी बोल सकते हैं, इसने दोनों जगह किया है, तो एक जगह आप n बराबर 8 लिख सकते हैं। और इसको बोलते हैं सिग्मा D², जो टोटल करेंगे ना उसको बोलते हैं सिग्मा D²। अब फार्मूला बन जाता है सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए, RS बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा D² बटे n, और ब्रैकेट में n² - 1, ठीक। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। RS बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा D² - n और n² - 1, ठीक है। फार्मूला पूरा मैच कर सकते हैं, यही फार्मूला है। चलिए अब आपको सिग्मा D² का मान पता है, 6 जो योगफल आया था, तो 1 का मान माइनस ये तो 6 रहेगा, इसका मान 6 आया था तो ये हमने 6 लिखा। n का मान आपका 8 है, और उसी 8 का वर्ग करके उसमें 1 घटाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब देखिए 1 का 1 है माइनस 6 6 36 होगा बच्चों, तो ऊपर में 36 लिख दो, 8 का 8 रहेगा, और ये 8 का वर्ग करोगे तो 8 को 2 बार गुणा करोगे तो 8 8 64, 64 में 1 घटाना है, तो 64 में 1 जाएगा 63, और ब्रैकेट के बाहर आके ये गुणा करेगा, इसलिए हमने गुणा में लिखा, ठीक है। अब 36 और ये दोनों कट सकते हैं तो हम काट देंगे, 8 एकम 8, और इसने 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। 3 9 एकम 9, 9 7 63, कुल मिलाकर 1/7 बचा, यहाँ 1 बचा ही है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, 7 एकम 7 करेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, बटे 7 रहेगा, तो 7 और 1 कटेगा तो 6/7 आएगा। तो आपको क्या करना है, 6 को भाग करना है 7 से, तो 0 लिख करके पहले इसको उतारेंगे क्योंकि वो छोटा है। अब 0 लगाएंगे यहाँ पर, 7 8 56 होता है, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा, 7 पंचे 35 होगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, फिर 37 37 49, ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो बस ये आपको 3 4 अंक लाना होता है, तो आप वही लिख देंगे कि लगभग कितना आएगा बोल करके, ठीक है। क्लियर है? नो डाउट। तो ऐसे बनाना है आपको,
तो यहाँ पर 0 जो हमारा 857 आ रहा है ना, वही आंसर है। कैलकुलेटर में किया तो यहाँ पर लगभग कुछ भी आ सकता है। अब देखो आंसर दो तरह के आने का रीज़न ये रहता है कि आपका जो कट के 1/7 जो बच रहा था ना, तो कई बार सीधा इसको भाग करके इसके साथ घटा देते हैं। तो जैसे कि अगर आप 1 को 7 से भाग करते हैं तो 0 लिख को उतारना होगा, पॉइंट लगाएंगे तो इसमें एक बार में 0 लग जाता है। 7 एकम 7 होगा, 3 बचेगा और 0 लगेगा तो 7 चौक 28 हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं इसी दो चीज़ों को मैं काट देता हूँ। अब ये रिपीट होगा जो भी हो, तो ये 1 के साथ घटाना है तो इसमें 2 0 लगा देता हूँ। 0.14 आपका आया था ये, तो ये हो गया आपका 6 और ये आपका 8.0, ठीक। क्योंकि ये 10 हो के बाद इसको 1 देगा, लेकिन 9 में 1 जाएगा, 86 कुछ आएगा। वहीं पर यहाँ भी देखो 85 आ रहा था, तो वो कुछ फ़र्क होते हैं। यही आपका आंसर है। आप कई चीज़ों में एकदम बुक को मत देखना, क्योंकि मेथड अलग इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा मोड़ा फ़र्क पड़ता है, इसलिए इसका आंसर भी सही नहीं है ना। लगभग बोला इसने, लगभग। मैंने आपको सीखना है बनाने का तरीका। जो टोटल आता है उसको यहाँ लिखना है, 6 गुणा में रहेगा। जो पदों की संख्या होगी वो रहेगा बाहर में और उसमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद वो पहले कटेगा, बाहर आएगा। कई बच्चे पहले ऐसे काट ना दे, पहले इनको पूरा सॉल्व कर लें, गुणा कर लें। गुणा करने के बाद भाग करना है, तो इसमें पहले इसको गुणा किया है, फिर जा कर के भाग किया है और मैंने डायरेक्ट काट लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणा करके भी काट सकते हैं। तो ये वो आपका एक्सपेरिमेंट का रिद्धि का क्वेश्चन। ठीक, तो इसके बाद देखो श्रेणी अंतर के बाद आपको कोटि अंतर बोला है नीचे में। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कोटि अंतर बोला ना तो फार्मूला ही बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो कितना बड़ा फार्मूला है ना। यही चीज़ें आप याद नहीं कर सकते और इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को छुड़वा देता हूँ। लेकिन चूँकि आप थोड़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप तो इसको 2-3 बार देख के प्रैक्टिस करके बार बार में सीख सकते हैं। तो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन है, दोनों को समझ। तो चलिए समझते हैं इसको। अब वो जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, वो फ़ोन बंद हो गया हिट हो के। तो चलिए अब आपको वाइट बोर्ड में मैं बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं वही कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके यहीं से समझा दूँ। कैलकुलेशन वगैरह होगा तब हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये y जो श्रेणी है और ये x जो है और y जो है, ये दोनों बुक में पहले से दिया रहता है, ठीक है। और क्या बोलेगा, सर्वप्रथम दोनों x y श्रेणी के क्रम निश्चित करेंगे या करने होंगे, मतलब वही रैंक निकालना है, ठीक। इनमें सबसे बड़ा देखिए आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा 40 है, उसको 1 देंगे। 40 से जस्ट छोटा मुझे यहाँ पर 30 दिख रहा है, इसलिए उसको 2 दिए हैं। 28 को 3 देंगे, 25 को 4 देंगे, 22 को नहीं, 22 अच्छा 22 2 बार है ना। तो देखिए जो चीज़ें 2 बार होती हैं अब उसका क्रमांक देखना है क्या क्या आ रहा है। जैसे देखिए लास्ट है आपका 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है ना। तो 5 के बाद हम अगले को 6 ही देते हैं, तो 5 6 कितना होते हैं बच्चों, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। 11 को आप अगर हाफ करेंगे कितना होगा, 11.5 होगा। इसलिए यहाँ पर ना दोनों को 11.5 ना 5.5 होगा, तो 5.5 ना दे करके दोनों को 6 दे दिया है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे पॉइंट में भी दिया जाता है। चलिए इसके बाद इसमें देखेंगे कि इसके बाद अब 7वें नंबर पे कौन है, अच्छा 22 3 बार है। अच्छा देखिए जो चीज़ 3 बार रिपीट हुआ ना उसका क्रमांक देखो, तो 4 नंबर पे आपका 25 था, तो 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे 22 है। अगर कोई क्वेश्चन 3 बार भी रिपीट है तो सबसे पहला क्रमांक क्या उस पर गया है उसको देखो, तो पहला गया था 5 है ना, फिर 6, फिर 7। तो इन सब को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे। 2 बार रिपीट हुआ रहता तो फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड करते, 3 बार रिपीट हुआ है तो तीनों को जोड़ के डिवाइड करते हैं। तो 6 5 11, 11 और 7 18,
18 को 3 से काटेंगे ना तो 6 आएगा। तो इन सभी 22 को हम 6, 6 और 6 क्रमांक देंगे, इसलिए जहाँ जहाँ 22 है वहाँ वहाँ आप 6 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे आप 2-3 क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपके दिमाग में सब घुसेगा। लेकिन हाँ, ये टॉपिक अभी जो बताएं वो याद रखना। इसके बाद 5, 6, 7 था ना, तो 8वें नंबर पे देखो किसको दिया है, 20 को दिया है, और बस शायद 8 ही नंबर थे तो टोटल ख़त्म। अब इंटरेस्टिंग होगा वाई श्रेणी को जब मैं समझाऊंगा तो ध्यान देखना। सबसे बड़ा मुझे 20 दिख रहा है इसलिए उसको 1 दिया है। 20 से छोटा 18, 18 है क्या, नहीं है, 16 है तो इसलिए 16 को 2 दिया है। 16 के बाद 15, 3 दिया है। 15 के बाद 14, उसको 4 दिया है। 14 के बाद देखो 13 नहीं है, 11 इसलिए उसको 5 देंगे, और 11 से छोटा 10 है इसलिए उसको 6 है ना। अब 7वें 8वें नंबर पे 9, 9 2 बार दिख रहे हैं ना, तो मैंने बोला 7वें और 8वें नंबर पे दोनों में 9 दिख रहे हैं तो इनको जोड़ना होता है। अभी चूँकि 2 ही संख्या है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8, 7, 15, 15 का हाफ होता है 7.5, 7.5, इसलिए दोनों 9 वाले को हमने 7.5, 7.5 दिया। क्लियर है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अगर इसमें डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये एकदम इजी था, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब रैंक निकालते हैं कोटि अंतर में आपको यही सीखना होता है, जब आप किसी को क्रमांक देते रहते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन 2-3 बार आया है तो ऐसे नहीं कि उसी 22 को 6 और उसी 22 को आप 7, 8 ऐसे नहीं देंगे। सेम संख्याओं के नंबर्स को आप जोड़ते हैं, जैसे अभी मैंने समझाया था, 3 रिपीट हुए तो 3 से भाग, 2 रिपीट हुए तो 2 से भाग। क्लियर है। अब कोटि अंतरों का भाग माइनस करेंगे तो R1 R2 घटेगा तो 0.5, क्योंकि ये बस इससे 0.5 अधिक है तो वही 0.5 बचेगा। अब इसमें हम घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसमें हम घटाएंगे तो -3 बचेगा क्योंकि ये बड़े हैं। 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में 3 0 जाएगा, 2 में 4 घटेगा -2, 6 में 2 जाएगा 4, 1 1 कट गया तो 0। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का वर्ग होता है 0.25, मतलब वही 25, लेकिन 25 नहीं बोलकर 0.25 बोलना है। 0 का 0, 3.75 का वर्ग हो जाएगा 12 मतलब 35 का वर्ग होता है 1225, तो यहाँ पर 13.25 हो जाएगा। इसी तरह सबका वर्ग कर लेना है, फिर सब कुछ जोड़ना है। तो जोड़ने पर ये सिग्मा डी स्क्वायर को मान आ रहा है 33.50, पदों की संख्या यहाँ पर 8 है। ठीक है। अब उपयुक्त प्रश्नों में श्रेणी में 22 3 बार आया है, अतः 3 समान स्वरूपों में 1/12 3 की घात 3 - 3 को सिग्मा डी स्क्वायर में जोड़ा जाता है। इस प्रकार y श्रेणी में 9 2 बार आया है, तथा दोनों समान क्रमों के लिए 1/12 में 2 की घात 3 - 2 के बराबर संख्या सिग्मा डी स्क्वायर में जोड़ा जाता है। आप इस लाइन को नहीं भी बोलेंगे और डायरेक्ट सूत्र में मान भरेंगे तब भी चलेगा, बस फार्मूला क्या है वो याद रखो। फार्मूला है कोटि अंतर रीति के अनुसार RS बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 M3 - M1 प्लस फिर 1/12 M3 माइनस M की घात 3 M2 माइनस M1 है ना। अच्छा, ये दोनों M1 M1 है, ये दोनों M2 M2 है, बस एक में घात 3 एक में 1 घात है। ठीक है। अब देखिए M का मतलब होता है क्या, ये जान लेते हैं। M का मतलब वो होता है जो संख्या मल्टीपल है ना, मोर देन, जो बार बार आया है। तो एक में 22 3 बार आया था, एक में 9 2 बार आया था। तो पहले वाले में जितने बार वो रिपीट हुआ है उसको यहाँ पर M की जगह लिखते हैं। तो 3 बार आया था 22, इसलिए इसमें दोनों में 3 लिखेंगे। इसमें 2 बार आया था 9, इसलिए इसमें दोनों में 2 लिखेंगे। ठीक, ऐसे मैं एक और क्वेश्चन दिखा दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझ गए, 4 बार रिपीट हुआ रहता तो यहाँ पर पहले में 4 आता, 6 बार रिपीट हुआ तो दूसरे में दोनों में 6 आता, लेकिन दूसरे में 2 बार हुआ है तो दोनों में M की जगह 2, यहाँ 3 बार हुआ है तो दोनों में M की जगह 3। बाकी सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सिग्मा डी स्क्वायर का मान ये 33, उसको 33 लिखना है। n का मान जो 8 है वो n का मान 8 रहेगा। वैसे n का यहाँ कोई काम
है नीचे में है, नहीं है बोलने वाला था, है। अब 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 गुणित 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब उस 8 को 2 के साथ घटाना भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 लिखा है, इसमें -3 है, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 6। इसलिए आप अगले स्टेप में देखेंगे 8 - 2 ऐसा लिखने के बाद 6 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, पहले ब्रैकेट में 3 की घात 3 माइनस 3 है, तो 3 को भी ऐसे 3 बार गुणा कर देना है, फिर 3 घटाएंगे भी, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 3 घटाएंगे बच्चों तो 24 आता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे ये स्टेप के बाद ये 27 है और उसमें भी 3 घटा इस तरह से, तो ये आपका 24 बचा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है। अब ये दोनों आपस में कटेंगे पहाड़े के थ्रू, तो वो मैं काट देता हूँ। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12 कटेगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 कटेगा। तो जो जिस तरह से कटते हैं उसको आपको उसी तरह से काटना है। तो मैं इसे 6 कम 6, 6 दूनी 12 काट देता हूँ, तो आप समझ सकते हैं 1/2 बचा, और ये 12 कम 12, 12 दूनी 24 काटा, तो गुणित में आप वैसे प्लस है इसके सामने, फिर गुणा है, तो यहाँ पर 2 बचा। ये पूरा सॉल्व होकर के कितना बचा, 2, और इसके सामने भी प्लस होके 33.50 है। ठीक है, तो 33 और ये 35.50, ये प्लस 1/2, 1/2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 0.5। ठीक है, तो 5 का मतलब होता है 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, दोनों मिलाकर 1 रुपये बनेंगे, तो ये 35 1 रुपये से बढ़ के 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा ये ब्रैकेट सॉल्व करके 36 आएगा, लेकिन सामने में चूँकि 6 है, अभी तो हमने अंदर को ही सॉल्व किया है, सामने में 6 है और नीचे में भी कुछ वैल्यू है, उनको भी लेके चलेंगे। तो ये तो ऊपर का 36 आएगा, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सामने में 6 -1, अब नीचे में आपका 8 था, 64 और 1 घटाएंगे तो 63 होगा, दोनों जोड़ करके 504 हो जाते हैं। और यहाँ पर आप कटता है तो आप काट सकते हैं, मैंने आपको समझाया था। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और अब 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, 3/7 बचा है, 7 से भाग देंगे 3 को, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 पंचे 35, 42 85 आया है। तो अब 1 के साथ उस 42 85 को काटना है, 4 2 8 5 को, तो 5 1 7 5.0, तो 0.5715। ठीक है, तो शुरुआत के जो 2 अंक है उसी को आंसर ग्रुप में दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं बस यही कहूँगा, आपका अगर कैलकुलेशन ठीक है, जोड़ना घटाना गुणा भाग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये स्पीड से तब बनेगा जब आप ऐसे ही 2 ही क्वेश्चन को अगर आप 5 से 10 बार बनाएंगे। बार बार बनाने से क्या है, आपको क्रम याद होते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। और उस नियम के तहत मैं यही बोलूँगा कि इसी क्वेश्चन को ना आप 5 से 10 बार बनाओ, आपके हाथों में स्पीड आ जाएगा, और वो पावर आना ज़रूरी है, तभी आप इसको कम समय में सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोटि अंतर। स्पेयरमैन की रीति बात, कोटि अंतर ही मुख्य इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी वही काम हुआ है। यहाँ पर देखो रिपीट क्या दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है 3 बार, 14 चूँकि 3 बार है, तो देखना यहाँ पर m की जगह 3 यहाँ भी लिखा है। इसमें क्या रिपीट है, देखो 25 मुझे 2 बार दिख रहा है, इसलिए 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए दोनों में देखो 2 दिख रहे हैं। क्लियर है,
तो जो 3 बार रिपीट होता है 3 बार, जो 2 बार है उसमें 2 लिखना होता है। और वही काम करना है जैसे कि आपने उसमें किया था, कोटि अंतर का फिर घटाना, फिर उसका वर्ग करना, जोड़ देना, और यही रहेगा सामने में। इस तरह से सॉल्व करके आप बाहर आएंगे, फिर पूरा डिवाइडेशन कैलकुलेशन होगा, फिर आपका फाइनल आंसर ये आएगा। इसको स्वयं से बना करके देखो और आंसर आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, बाकी टॉपिक समझ आया कि नहीं ये मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अभी मैंने हाल ही में एक पोल में पूछा था मेरे पढ़ाने की स्किल्स को आप कितना रेटिंग करेंगे 5 स्टार में। तो जिन बच्चों ने वो पोल नहीं देखा है तो जाओ चैनल के अंदर कम्युनिटी गाइडलाइंस में, वहाँ पर जा कर के देखो कि मैंने जो पोस्ट किया था उस पोस्ट को आप कितने स्टार देना चाहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में जितना हो सके उतना आपको विस्तार से चर्चा करनी है इस पर। ठीक, अब है निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि आपने स्पेयरमैन और कोटी अंतर देखा, जहाँ पर नॉर्मल से कोई भी नंबर्स दिए जाते हैं ऊपर नीचे दोनों में एक्स वाई करके, पहले वाले कॉलम को आपको ऐसे लिख देना है, दूसरे वाले कॉलम को तीसरे नंबर पर आपको लिखना होता है। पर अब थोड़ा सा अलग क्या हो जाएगा उसको देखो। इसमें और उसमें फ़र्क ये है, जब स्पष्ट ये बोल देना कार्ल पियर्सन से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए, तो पहले कॉलम का आपको औसत निकालना होता है, और औसत निकालने के बाद प्राप्त संख्या से इन सभी को आपस में घटाना होगा, और उसको आप बोलेंगे समांतर माध्य से विचलन। तो ये कैसे होगा, तो आपको एक छोटे प्रश्न में बताता हूँ। दोनों प्रश्न सेम है, यहाँ भी कार्ल पियर्सन से सहसंबंध गुणांक, यहाँ भी बोला है, ये उदाहरण 4 है 5 है। देखो ये थोड़ा छोटा है तो इसको मैं जल्दी बता देता हूँ। 12, 9, 8, 10, 11, 13 को आप लाइन से पर उतारेंगे, लास्ट संख्या 7 है, 7 लिखे हैं। सबको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो रहा है टोटल 70। तो यहाँ पर कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। तो औसत का समांतर माध्य, औसत का मतलब क्या होता है, पदों को योग बट्टे पदों की संख्या। तो सबको जोड़ेंगे तो 70, और उनकी संख्या 7 है तो 7 से भाग करेंगे। तो 70 और 7 जब एक दूसरे को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 10 आया। तो जो समांतर माध्य आपका निकलेगा उसी में इस पूरे क्रम को घटा देना है। तो देखिए 12 में 10 जाएगा, मतलब 12 और 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 9 में 10 घटाएंगे तो -1, और 8 में 10 घटाएंगे तो -2। ऐसे करके सबका घटाना और वैल्यू निकालना है, और इसी का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 0 का 0, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो 3 कॉलम एक ही कॉलम की सहायता से बनते हैं, मतलब बाकी के जो 2 कॉलम बने हैं। अब वैसे ही 3 कॉलम में भीतर भी बनेगा, तो उसके लिए y की श्रेणी को लिखना है, और फिर से इनका भी औसत निकालना है। तो ये टोटल 63 है, और ये भी 7 ही होंगे। तो 63 को अगर आप 7 से काटते हैं ना, तो 7 या 63 9 आएगा। तो अब इन सब में आपको 9 घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 9 लिखा भी है। 14 में 9 गया 5, और 8 में 9 गया -1, 6 में 9 गया -3, 9 में 9 गया 0, 11 में 9 गया 2, 12 में 9 गया 3, 3 में 9 गया 6। ये जब निकले इसका स्क्वायर करना है। 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। अब क्या करना है ये देख लो। 3 कॉलम तो बनाना सीख गए, अब ये कैसे निकला है वो देख लो, ठीक है। इसमें लिखा है dx इंटू dy, तो dx dy जो निकले उनका मल्टीप्लाई करना है। dx dy मतलब ये जो विचलन का सेकेंड ही कॉलम है उनका गुणा। तो 2 और 5 का 5 दूनी देखो 10 लिखा है, ठीक है। टॉप में 1 और 1 का गुणा करेंगे तो -+1, ऐसे करके इनका पूरे का मान इनके पूरे का मान गुणा होगा, लास्ट में 3 छक्के 18 होगा, देखो 18 है। तो क्लियर है 3 कॉलम कैसे बना, समझ में आया। लास्ट वाला कॉलम उनका गुणा होता है जो इनके सेकेंड कॉलम है दोनों के। अब इतना क्लियर है तो फिर आपको फर्स्ट वाले कॉलम को टोटल कर लेना है, इसके तीसरे वाले को, और इसमें छठे वाले को, फिर सातवें वाले को टोटल कर लेना है। अब फार्मूला क्या है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। फार्मूला है आपका ये सिग्मा dx इंटू dy डिवाइडेड बाई करनी के अंदर सिग्मा d स्क्वायर माइनस सिग्मा dy स्क्वायर, ठीक है। और सारे मान आपने करनी में क्रम में कॉलम में बना लिया है, निकाल लिए है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे लास्ट वाले को सिग्मा dx dy को,
जो कि आपका टोटल आया है 46। इन सबको जोड़ेंगे तो 46, ठीक है, इसलिए 46। नीचे में dx², तो dx² का मान ये 28 है, तो इसको हटाकर 28 लिखेंगे। y² का मान आपका 84 है, तो यहाँ इंटू में 84 लिखेंगे। अब दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2352 आया है, ठीक है। अब 2352 की करनी कैसे कटी, तो करनी काटने के लिए जो स्पेशल भाग होती है उसको सिखाने का समय नहीं है। अगर उसको मैं आपको सिखाने में भी चला जाऊँ तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बहुत टफ है बोल करके। तो इसमें करनी को काटना सरल तब होता है जब करनी में दिया गया मान एक ऐसी संख्या हो जो वर्ग में बदले। जैसे 1300 बोल रहा था, 121 हो, तो आप इसको 11 की घात 2 लिख के काट के 11 लिख सकते हैं, है ना। 144 हो तो इसको आप 12 की घात 2 बोल के करनी काट के 12 को बाहर ला सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं कटती हैं, लेकिन मैंने कुछ भी संख्या दे दिया वो नहीं कट पाती। तो वहाँ पर आपको एक स्पेशल भाग करना है, जो कि मैं कहूँगा अभी उसको मत सीखो, आगे बढ़ो सीधा, क्योंकि वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और हर बच्चे बेसिक बच्चे नहीं होते कि फटाफट चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आपने इस क्वेश्चन की सहायता से पूरा कॉलम बना लिया, ये सूत्र लिख लिया, इसमें मान भर दिया। यहाँ से नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका लास्ट स्टेप होगा। यहीं पर आप आंसर बोल के छोड़ देना। 5 में 5 आपको मिल जाएगा, कटेगा भी तो आधा से 1 नंबर काटेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कार्ल पियर्सन का था, एक स्पेयरमैन का था, एक कोटी अंतर था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे केवल इन 2-3 टॉपिक से, ठीक है। माध्य माध्यिका पर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। आपको यूट्यूब में आकर के मैंने बताया था, मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक और चैनल बनाए हैं, इंग्लिश एजुकेशन के लिए मैंने एक और चैनल बनाए हैं। तो आपको लिखना है मैथ बाय SDM। क्या लिखना है? मैथ बाय SDM। ये टॉप में जो आपको दिख रहा है वो अपना ही चैनल है। यहाँ पर आइए, आपको स्टैटिक्स में बहुत गणित होते हैं ना, तो गणित वगैरह को समझाने के लिए मैंने ये अपना चैनल बनाया है। यहाँ पर लोगो आप चेक कर लेना, मेरा फ़ोटो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिक गणित भी अपलोड होती है, ताकि जिन बच्चों का कैलकुलेशन ही ख़राब है वो यहाँ पर देख करके अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब यहाँ पर आना है ना, तो वीडियो के सेक्शन में जा कर के भी ढूंढ सकते हो, प्लेलिस्ट में भी जा कर के ढूंढ सकते हो। माध्य माध्यिका बहुलक पर इसमें वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, उनको देख लेना। और उसमें आपकी समांतर श्रेणी, माध्यिका, बहुलक ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला वीडियो है समांतर माध्य के ऊपर, ये वीडियो है माध्यिका के ऊपर, और समांतर माध्य के और भी टॉपिक हैं तो ये भी वही है। और बहुलक शायद मैंने इसमें नहीं बताया है ना, बहुलक को शायद नहीं बताया है, ठीक, बहुलक नहीं बताया। बहुलक मैं आपको अभी इसमें बता देता हूँ, लेकिन ये 2 वीडियो आप यहाँ से आकर के इस तरह से देख लेंगे। शायद इन्हीं के अंदर बहुलक भी समझा दिया होगा, वो आपको देखने से पता चलेगा। तो ये तो हुआ आपके लिए 2-3 टॉपिक। और माध्य माध्यिका से भी 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग 20 + 25 का तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। चलो बहुलक को एक बता दूँ। बहुलक में मान लेते हैं ऐसे कोई अंक लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, ऐसे कोई अंक लिखे गए हैं। और नीचे में मान लो कुछ भी दिया, जैसे कि 5, 20, 10, 8। तो हमें करना क्या है, अगर बहुलक पूछा तो हमें याद रखना है, पहले वाले कॉलम को उतारना है ऐसे करके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फिर मान आपका 5, 20, 10, 8, तो 5, 20, 10, 8, बस। इसमें कोई नया और कॉलम नहीं बनता, तो आपको इधर और लाइन नहीं खींचना, बस आपको यहीं से देख लेना है कि सबसे बड़ा क्या दिख रहा है। जो सबसे बड़ा दिख रहा है सेकेंड कॉलम में, उसको हम बोलते हैं F1, उसके नीचे वाले को बोलते हैं F2, और उसके ऊपर वाले को बोलते हैं F0। तो क्रम से गिनती देना होता है, जो बड़ा है उसको 1, उसके ऊपर वाले को 0, उसके नीचे वाले को 2, तो 0, 1, 2 की गिनती चलती है। और जो बड़ा था ना, उसके सामने वाला L1, L2 होता है। तो ये आपका L1, ये आपका L2। तो आपको लिखना होगा यहाँ F1 बराबर 20, F0 बराबर 5, F2 बराबर 10, L1 बराबर होगा 10, L2 बराबर होगा 20। बताएं वो L1, L2 क्या होगा, जो बड़ा है उसके सामने वाला L1, L2 होता है। अब इनमें एक h का भी मान निकालना होता है, जिसको वर्ग अंतराल या i से भी दर्शाते हैं। वो क्या है, इन दोनों की दूरी। 10 में कितना जोड़ोगे कि 20 हो जाए,
10 में 10 जोड़ोगे तब 20 होगा, 20 में कितना जोड़ोगे 30 हो जाए, 10 ही जोड़ूंगा। तो जो गैप है इन दोनों का वो 10 का है, तो उसको हम HI बोलते हैं। ठीक है, अब इतना निकाल लिए तो बहुलक के फार्मूले में मान भर दो। किसको पता है बहुलक का फार्मूला? ठीक है, जिसको भी पता है कमेंट करो फटाफट, और मैं आपको सीधा यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ इम्पोर्टेंट। पृष्ठ नंबर 160 निकालेंगे जिन बच्चों के पास बुक है, 160 61। यहाँ पर डिटेल से इसका थ्योरी भी दिया है, थ्योरी भी याद कर लेना। ठीक है, फार्मूला तो खैर मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुलक को Z से दर्शाना होता है, समांतर माध्य को X पे बार से दर्शाते हैं। और बहुलक का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इनटू करके होता है L2 माइनस L1। L2 L1 की जगह आप सीधा I या H लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, तो देखते हैं हमारा मान क्या क्या है और मान को फिलअप करते हैं फार्मूले में। तो Z बराबर L1 है आपका 10, F1 माइनस F0। F1 कितना है 20 है, F0 आपका 5 है, तो 20 माइनस 5 बटे F2 है, तो 2 के साथ है F1, तो F1 आपका 20 है तो ये 20, F0 और F2 को काटना है, तो F2 है 10 और F0 है 5। ठीक, वर्ग अंतराल 10 का है तो ये मैंने 10 लिखा। मान हमने सही साथ भर लिया, तो अब हम अपना काम करेंगे काटने वाटने का। ये दोनों आप ऐसा घटेंगे तो आपका 15 बचेगा, ये पहले गुणा होकर 40 होगा, ये दोनों माइनस जोड़ करके 15 हो जाएंगे, ये 10 का 10 रहेगा। ये दोनों अब कटेंगे, 15 दाम आप इसको 150 कर सकते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों का गुणा कर दिया। 40 में 10 जाएगा 30, 30 में 5 गया 25। ठीक, दोनों को काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दिया 15, 5 9 0, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 है, 25 छक्का 150 होता है, दोनों जुड़ करके 15 आया। अतः बहुलक का मान आप कितना बोलेंगे 15, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बहुलक बनाना इतना सरल है, आपको जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उनको बस ऐसे क्रम में लिखना, जो सबसे बड़ा दिखे उसको 1, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 2 और उसी के सामने वाले को L1 L2 देते हैं। सारे मान को लिखना, सूत्र लिखना, मान भर देना, जोड़ घटा गुणा भाग में गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स के। अब जो मुख्य चीज़ बचे है वो आपका चतुर्थक विचलन और चतुर्थक गुणांक है। ठीक है, चलिए अब उस पर आते हैं। उसको सीख लिए तो मेरे ख्याल से आपका 35-40 नंबर तक का तैयारी हो जाएगा। तो फ़ोन चार्ज हो चुका है, वापस आ गए हैं फिर से कैमरे पे वाइट बोर्ड से बाहर निकल के। तो अब आपको जो सिखाना है उस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, पृष्ठ नंबर 171 में है विभाजक मूल्य चतुर्थक। ठीक है, अब इसमें चतुर्थांश, विचलन, गुणांक इत्यादि आपको पढ़ना है, याद करना है। अब ये मैं बता दूं, ये माध्यिका का भाई है, वो 2 पे भाग करता है, ये 4 पे भाग करेगा और इसीलिए इसका नाम चतुर्थक है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद करनी होती है, Q1 Q3, उससे विचलन और गुणांक दोनों याद कर सकते हैं, पर Q2 भी निकालने का इसमें फार्मूला दे दिया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे माध्यिका याद करने के लिए आपको कोई भी अंक दिया जाता है, निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्यिका या चतुर्थक ज्ञात कीजिए, दोनों पूछ सकता है। तो याद ये रखना है, कोई भी दिया हुआ आंकड़ा उसको सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें जो दिख रहा है उसको टॉप में रखने का। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, उससे बड़ा क्या दिख रहा है 7, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 12। तो दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा दो। ठीक, अब ये देखना है कि कितने पद दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर 15 बोलना है। ठीक है, पहला काम आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा देना। ये जो क्रम दिया है ना, ये तो नहीं दोगे तब भी चलेगा,
फिर गिनना कितने पद हैं, उनको पदों की संख्या n बराबर नाम दे देना। अब Q1 Q3 Q4 ज्ञात करना है, मतलब चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक, तृतीय, द्वितीय। इसके लिए आपको क्या करना है, Q1 का फार्मूला n+1/4 वह पद, Q2 का फार्मूला n+1/4 इंटू का 2 रहेगा, तो 2 ब्रैकेट के अंदर n+1/4, 3 में 3, n+1/4 3 वाले में। ठीक है, n का मान 15 है तो 15 1 16, 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 होता है। तो चौथा पद मतलब जो जमा हुआ है ना आरोही क्रम है, उसमें चौथे नंबर पे क्या देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 12 है तो आप 12 लिखेंगे। ठीक, यहाँ भी कट के वही चौथा ही आएगा, लेकिन सामने में 2 का गुणा करेंगे तो 8वां हो जाएगा। 8वें नंबर पे देखो 25 है तो 25, ऐसे भी गिन सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल के 25 है। यहाँ भी वही 4 ही आएगा, लेकिन 3 से गुणा करेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। 12वें नंबर पे आप देख सकते हैं 35 है, इसलिए 35। ये हो गया चतुर्थक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए गए जो कॉलम में है इस तरह से। तो निम्न आंकड़ों से चतुर्थक ज्ञात कीजिए। पहले आंकड़े x हैं, इनको आपको ऐसे उतार देना है, दूसरा आंकड़े y है, इनको भी वैसे उतार देना है, तीसरा आपको निकालना है संचय आवृत्ति। जब 2 आंकड़े देना तो हमें संचय आवृत्ति निकालना होता है, जो माध्यिकम भी होता है, कॉमन है। तो दूसरे आंकड़े में जो दिया है ना y वाले में, उसको आपको लिखना है टॉप में यहाँ पर संचय आवृत्ति में। फिर दूसरा कैसे आता है, तो दूसरा दूसरे में जोड़ के आता है। तो 7 और 9 को जोड़ दो तो 9 7 16, 16 में 25 जोड़ दो तो 16 और 25 41, 41 में 22 जोड़ दो तो 63, 63 में 18 जोड़ दो तो 81, 81 में 11 जोड़ दो तो 92, 92 और 8 100। अब ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो, इसका मान 100 ही होगा, लेकिन पहले को पहले स्थान पे लिखना, दूसरा को दूसरे में जोड़ के, तीसरे में जोड़ के खत्म। क्लियर है, संचय आवृत्ति क्लियर होना चाहिए कि कैसे वो बनता है संचय आवृत्ति। अब Q1 ज्ञात करना है तो वही n+1/4, Q2 ज्ञात करना होता तो सामने में 2 लिखते, 3 ज्ञात करना तो सामने में 3 लिखते, नहीं तो बस सिंपल है। तो n का मान है 100, 100 में जोड़ेंगे 101, 101 को 4 से भाग करेंगे तो 100 का तो आधा 50, 50 का आधा 25, 1 का आधा 50 पैसे, 50 का आधा 25 पैसे, तो 25.25 है ना, तो 25.25 वह पद बोला है। अब ये जो 25वां पद है वो अब यहाँ पर 25 तो संख्या दी नहीं है, तो आपको चेक करना है ये किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। लेकिन चूँकि दशमलव से अधिक है ना, तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि 25वें पद में क्या है, जो जिसके अंतर्गत आएगा उससे एक अधिक को भी लेना होता है। तो 25वां और उससे एक अधिक, वेट, चलिए ठीक, देखिए 25वां पद किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ से चेक करते हैं किसके अंतर्गत आएगा। तो 7 छोटा है, 16 भी छोटा है, 41 के अंतर्गत शामिल हो सकता है 25। तो जिसके अंतर्गत वो शामिल हो सकता है उसमें से आपको मान देखना होता है। तो उसके सामने में यहाँ पर F वाले में 25 है और 25 के सामने 7 है, तो 25वां पद आपको 7 लिखना है और जितने पॉइंट में अधिक होगा उसको प्लस करके अलग कर देना है, चाहे वो जो भी पॉइंट हो अलग कर देना है। तो 25 से ये अधिक होने पर बढ़ चुका है 26वें पद में, तो जो अलग हुआ है उसके लिए अलग करके ब्रैकेट में बगल में लिखते हैं जो इस पद से अधिक है और फिर इस पद को दोनों को घटाएंगे। तो 25वां और 26वां पद का मान घटेगा, तो 25 तो है लेकिन 26वां का नहीं पता, इसलिए वही 7 को ही लेंगे दोनों पदों के लिए। तो 7 और 7 कटेगा जो कि हो जाएगा 0। तो आपको पहले दोनों में 7 रखना है, इसलिए ऐसा 7 बताया है। 25 का मान 7 है, 0.25 है, और ये दोनों में जो 7 7 रखे हैं प्लस ये आपका 7 का 7 ही रहेगा, ये दोनों कटेगा तो 0 हो जाएगा। 25 का गुणा 0 से करेंगे मतलब 0.25 का तो 0 ही होगा, तो कुल मिला के आपका बस 7 बचा। ठीक है, इसको ऐसे ही लेना है। कई बच्चे इसको देखकर नहीं समझे होंगे तो उनको बता दूँ, 25.25 था ना, इसमें 25वें पद का मान आपको पता होना चाहिए 7 है। तो 25वां पद प्लस जो अलग है 0.25, ब्रैकेट में 25वां पद है तो फिर 26वां पद माइनस 25वां पद काटना है। तो 25वां पद 7 है और 25वां दोनों को ही 7 रखेंगे क्योंकि वो नहीं पता तो वो उसी के अंतर्गत आएगा। 7 7 कटेगा 0 होगा, 0 का गुणा अगर ये
0.25 से होगा तो ये खुद 0 हो जाएगा। अब 7 और 0 जोड़ेगा तो 7 आएगा, इसलिए इसका आंसर 7 है। ठीक है, वैसे इसका करेंगे। यहाँ पर भी n का मान वही 100 में जोड़ेंगे, 25वां आएगा, 25वां का गुणा 4 से 2 से करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो देखो 50.50 लिखा है। अब ये चेक करने किसके अंतर्गत आएगा, तो 50 41 में तो नहीं आएगा, 63 के अंतर्गत आ जाएगा। जिसके अंतर्गत आएगा वहाँ पर सामने में 22 है और 9 है। इसलिए देखिए यहाँ पर बोला है 50वें पदों में यहाँ पर मान आपका 9 है सामने में, और 9 से एक अधिक हो चुका है तो 91वां पद और वो घटेगा, 91 और वो दोनों 50 ही रहेगा। 9 में 9 कटेगा, 0.5 को अलग किया गया है, और फिर ये दोनों कट के 0 होंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो एक्चुअल में 9 है तो 9 आएगा। ठीक है, अब लास्ट क्यों थे ज्ञात करना है। क्यों थे ज्ञात करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले में, क्योंकि कट को तो उतना ही आना है। 3 का गुणा करने पे 75वां हो गया, तो 75 81 के अंतर्गत आएगा। तो 81 के सामने में देखिए 18 और 16 है, ये पद का मान रखना होता है। तो 16 से अधिक तो वही 16 कटेगा, और ये 0 होगा तो कुल 16 इस तरह से आपको ये निकला। तो जब 2 आंकड़े दे देना है तो संचयवर्ती निकालना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है अगला क्वेश्चन। पर ये कुछ छोटे क्वेश्चन थे, ये ऐसे नहीं आएंगे। यहाँ पर बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, जिसमें कम से कम 2 आंकड़े दिए जाते हैं, वर्ग अंतराल दिया जाता है। जैसे कि 0 से 5 देना, 0 से 10 देना, 10 से 20 देना, या 0 से 100 देना, ये ऐसे ऐसे तो दिया जाता है ऊपर में। इसको 2 आंकड़े के क्वेश्चन कहते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब यही क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसके बाद मुख्य आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, खत्म हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, पहले कॉलम में लिख देना अंक बोल करके जो दिया है, दूसरे कॉलम के लिए दूसरा कॉलम बनाना, और चूँकि संचयवर्ती निकालनी होती है तो वही 4 को लिखेंगे, 9 4 13 होगा, 13 और 6 19 होगा। पहले वाले को लिख के दूसरा जोड़ के दूसरे में, तीसरा तीसरे में जोड़ के पूरा लिख देना है। यहाँ जो लास्ट संख्या होती है वही पदों का योगफल होता है, तो इनको भी आपस में जोड़ के देखो 100 आएगा। इतना करने के बाद वही Q1 Q3 ये सब आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन में पूछा है निम्न आंकड़ों से प्रथम और तृतीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थक निकालने के लिए आपने लिखा नॉर्मल, वही पद का आकार n/4 है ना, वह +1 करके करते थे, यहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ माध्यिका की तरह बन रहा है तो सिंपल बनाना है। विषम होगा तब आप 1 जोड़ करके भाग देंगे, सम होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो 100 को 4 से भाग देंगे, 25 आएगा। 25 किसके अंतर्गत आएगा, देखो 4 13 19 सब छोटे हैं, 32 के अंतर्गत आएगा। तो जिसके अंतर्गत आता है उसका सामने वाला f होता है। ठीक, तो 32 के सामने 13 है तो 13 का मान जो है वो f कहलाएगा, और उसके सामने 340 है वो L1 L2 कहलाएगा, और जिसके अंतर्गत आता है ना उसके ऊपर वाला को हम c बोलते हैं। ठीक है, तो उन सारे मान को आपको लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो आप देखेंगे कि वो आता है 32 के अंतर्गत, तो उसके ऊपर में 19 है, तो c का मान आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, और उस 32 के सामने 13 है तो f का मान आपका 13 हो जाएगा, और उसके सामने 340 है तो L1 30 L2 40 हो जाएगा। जब ये सब क्लियर है तो आपका Q1 निकालने का ये फार्मूला हो गया, माध्यिका के हिसाब से जब बनेगा तो L1 + L2 - L1 f और Q1 - c। तो देखो L1 आपका 30 है, L2 और L1 कट के 10 आना है क्योंकि वो 40 और 30 है, f का मान 13 है, Q1 क्या था आपका जो कट के आया था ना 100, Q1 ये 25, तो ये आपका Q1 25 रखना है। यहाँ पर c क्या है आपको मैंने ऊपर में बताया था, जिसके अंतर्गत आ रहा है उसके ऊपर वाला c 19 है। 25 19 कटेगा, तो यहाँ से आप ध्यान से समझना, 30 का 30 है, ये दोनों कटेगा तो 10 आएगा, नीचे 13 का 13, ये दोनों कटा तो 6 आया। ठीक है, अब 13 और 6 का पहाड़ा में तो कटता नहीं है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 छक्के 60/13 + 30 का 30। ठीक है, ये उसके अगला स्टेप है। अब इन दोनों का भाग दे सकते हैं, तो भाग देने पर ये 4.62 हुए हैं, 30 और 4 34.62, ये आपका आंसर। ठीक, क्लियर। क्यों थे ज्ञात करना है, क्यों 3 पे वैसे ही होगा, 100 को 4 से भाग करेंगे, या सीधा 100 या 300, 300 को 4 से काटेंगे 75 आएगा, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75। 75 किसके अंतर्गत आएगा फिर से चेक करूँ तो 75 आएगा
80 के अंतर्गत, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो 80 के अंतर्गत आएगा तो 80 के ऊपर वाला तो C हो जाएगा और 80 के सामने वाला 21 है वो F हो जाएगा। ये L1 L2 होंगे। तो अब ध्यान से देखो, L1 50, L2 60, F 21, क्योंकि आपको पता है 80 के सामने 21 है तो वही F का मान 21 और C तो उसके ऊपर वाला है तो 80 के ऊपर 59 है। तो सारे मान आपको निकालना सीख गए। यही सीखना है आपको, ऐसी बहुलक में, माध्यिका में, बहुलक में सेम होता है ऐसे ही, ठीक है। जब ये निकाल ले तो फार्मूला देख लो, वही चीज़ है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू Q3 माइनस Q1, जो भी आपका होता है C वो। तो L1 आपका 50 है और यहाँ पर 60 50 कटेगा तो 10 आएगा। F का मान 21 है, 75 आपका जो कट करके आया था, C जो 59 है, दोनों कटेगा तो 16, 16 था हम 160, 21 से भाग देंगे 7.62, दोनों जोड़ेंगे 57, आपका आंसर है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन 3-4 नंबर में इनको दिया जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद तो मेरे को लगता नहीं कि कोई टफ चीज़ है आपके लिए, क्योंकि जो इजी और सिंपल चीज़ें थी वो मैंने समझा दी, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन बनने वाला होता है, ठीक है। ठीक है, तो बस इतने ही प्रैक्टिकल के प्रैक्टिस करके जाओ, ज़्यादा तो कुछ आएगा ही नहीं। बस इतना ही है, इतना सीख के आपकी तैयारी हो गई, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और सभी बच्चों को शेयर कर दो। आप कॉमर्स वाले तो आर्ट्स वाले को भी कर दो, क्योंकि उनके में भी यही इकोनॉमिक्स होती है। तो सारे बच्चे देखें, सबकी तैयारी हो जाए, क्योंकि कल परसों आपका सभी का एग्ज़ाम है। तो दबा कर लाइक एंड शेयर करो। बाय बाय।